नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान वहां फरियादियों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं इससे पहले सीएम भजनलाल बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार समेत बांके बिहारी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम को देखने के लिए मंदिर में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। साथ ही साथ इस दौरान बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री को देखने के लिए वहां पर लोग भी मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी इस दौरान जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। तो भरतपुर का उनका 2 दिन का दौरा, जब उन्होंने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई भी की, साथ ही साथ मंदिर में पूजा पाठ भी किया और इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। सीएम ने समझने की कोशिश की कि लोग आखिर किन कारणों को लेकर परेशान हैं और निस्तारण के भी आदेश दिए। तो कैंप कार्यालय में जन सुनवाई और लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे से जुड़ी 4 अलग अलग खास तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले वो परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे, मंदिर के अंदर पहुंचे और वहां से भगवान का आशीर्वाद लिया। प्रदेश के सुख समृद्धि की भी कामना की। बांके बिहारी के दर्शन करते हुए पत्नी के साथ आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंदिर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान की आरती भी की और खुशहाली की कामना की। इस दौरान भक्तों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलते हुए नजर आए, उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश की। और जब सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी तो निस्तारण के भी आदेश दिए। 5 अलग अलग और खास तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग की। बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए गए। श्रीनाथ जी मंदिर जब पहुंचे तो उस दौरान की भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने मंदिर के अंदर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले। अपने अनोखे अंदाज के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, जब वो कहीं पर भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ कैला देवी दर्शन और पैतृक गांव से भी तस्वीरें। और इसी बीच भरतपुर से इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभाग स्तरीय बैठक ले रहे हैं। बीजेपी जिला कार्यालय में यह बैठक चल रही है। संभाग स्तरीय समन्वय बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ली जा रही है। जिला अध्यक्ष से लेकर जिला प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हैं, जहां पर सांसद रंजीता कोली और गृह राज्य मंत्री बेढ़म भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको बैठक के अंदर से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईआरसीपी के फैसले का स्वागत भी किया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकार बनाते ही जैसे ही ईआरसीपी पर यह बड़ा फैसला लिया गया, प्रदेश भर में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जमकर तारीफ हो रही है। जब बैठक के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे तो इस दौरान इस काम को लेकर जमकर सराहना भी की गई। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, संभाग स्तरीय बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या अपडेट वहां से? देखिए प्रियंका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी जिला कार्यालय में संभागीय स्तरीय समन्वय बैठक में भाग लिया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं, पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी जताया है और सभी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया है कि जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़े मुख्य भूमिका में कार्य करते हैं, वो पार्टी के हरावल दस्ते हैं, उनको पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए और पूरी तरह सजगता के साथ कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी में हमने काम किया, उस काम का जो परिणाम है वो मिलता है, उसको लेकर के उन्होंने समन्वय समिति की बैठक में ये बातें कही और उसके साथ साथ उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर के भी सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको सभी को पूरी निष्ठा के साथ में कार्य करना है और जिस तरह से इस बार राजस्थान में जो सरकार बनाई है उसी प्रकार लोकसभा चुनावों में भी पूरी तरह से
जो राजस्थान में जो सीट है वो जिता करके भेजनी, जिससे कि केंद्र में दोबारा एक बार फिर से जो है सरकार बन सके, ये मूल मंत्र उन्होंने दिया है। और अब वो वहां से जिला बीजेपी कार्यालय से बैठक समाप्त करके यूआईटी ऑडिटोरियम पहुंच रहे हैं, जहां पर किसान सहित आम आदमियों द्वारा सीआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण। ठीक है दीपक, यानी कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। आप नजर बनाए रखिएगा आगे के कार्यक्रमों पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड में विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट पेश कर दिया है, जिसके बाद अब राजस्थान में भी इसकी मांग उठने लग गई है। यूसीसी को राजस्थान बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने भी समर्थन दिया है और कहा है कि राजस्थान में भी ऐसे ही बिल की आवश्यकता है। उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में विवाद होता था हिजाब पे, हिजाब पहन के जाए, ड्रेस कोड का पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रंग दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। देखिए, सरकार आई है पर सभी समीक्षा तो सरकार को अपने स्तर पे करनी है, लेकिन कुल मिलाकर उत्तराखंड ने एक रास्ता जरूर खोला है। और उसकी वजह भी है कि देश में जब बहुत सारी चीज़ों पर या इस तरीके की चीज़ें चली कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी भी चर्चा चलती है, तो देश में एक समान कानून हो, मुझे लगता है इस पर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। पर इसके गुण और अवगुण के आधार पर सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी। होता क्या भविष्य में एक अलग बात है, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स जरूर इसके प्रति है। ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक अच्छा कदम है। इस भारत माता के सभी पुत्र हैं, सभी समान हैं, तो सभी को समान दिखना भी चाहिए। तो उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश किया गया। क्या राजस्थान में भी यूसीसी होना चाहिए, इसको लेकर विशेषज्ञ, आम लोग और अलग अलग तबके से जुड़े हुए एक्सपर्ट क्या कुछ सोचते हैं? क्या है राजस्थान में यूसीसी पर कोटा के अलग अलग तबकों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया, सुनिए। देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया हुआ है और उत्तराखंड सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही है। जब भारत में सभी नागरिकों के लिए रहने का और स्वतंत्रता का सभी का अधिकार है, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग तरीके से उनका लागू करना ये अच्छा नहीं है। सभी में एक जैसा होना चाहिए। जी, होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से होना चाहिए। उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और करेंगे एक और बड़ी खबर का, झुंझुनू से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा प्रभारी रंधावा संवाद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी संवाद में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं से चुनाव पर फीडबैक लिया जाएगा। तो इस बार कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरीके से विधानसभा में जिसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, उसमें करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। इसी को लेकर इस बार तैयारियां बेहद खास हैं। और खबर सीकर से है, जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम जारी है। प्रधान जी का जाव में यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। तो साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद हैं। जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताने का आह्वान किया जा रहा है।
तो पार्टी में जो आपसी मनमुटाव है उसे भूलते हुए, पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके कार्यकर्ता। इसी को लेकर यहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे हुए हैं और लोगों को जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कि किस तरीके से जमीन पर अभी से उतर जाना है और इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतरीन काम करना है। सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, प्रधान जी का जीव में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं, जीत का मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। आवाज पहुंच रही है संदीप जी? क्या चल रहा है संदीप इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीकर जो है वो पीसीसी चीफ का गृह जिला भी है और इसको लेकर के चूंकि कांग्रेस हमेशा से यहाँ मजबूत स्थिति में रही है, तो यहाँ का जो कार्यक्रम है उस पर वैसे भी जो सभी की जो प्रदेश के नेता है उनकी नजर है और उसी को देखते हुए चूंकि आज जो 8 विधानसभा क्षेत्र जो सीकर जिले में आते हैं वहाँ के 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो विधायक है पार्टी के वो पहुंचे हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी है वो भी सब इस कार्यक्रम में मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि सीकर में अगर पिछले 2 चुनाव में जो कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है तो इसमें कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, हमारे नेताओं की कमी है कि हमने एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ा और इस चुनाव में जो है वो हम सारे नेता एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे जिस तरह की पिछले 2 चुनाव में हुई है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो सीकर में एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी। जी बिल्कुल संदीप, जरूरी है कि सबसे पहले अपनी कमियों को उजागर करें तभी उसे दूर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं, उनका गृह क्षेत्र है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। तो भरतपुर के उज्जैन तहसील के गांव जयचौली में जाट समाज का महापड़ाव जारी है। अब जाट समाज ने कल यानी कि 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम करने की घोषणा कर दी है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभी तक जयचौली में जाट समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वार्ता के लिए अब तक कोई न्योता नहीं आया है, जिसके बाद जाट समाज ने अब रेलवे ट्रैक को जाम करने का भी फैसला कर लिया और साफ तौर पर चेतावनी दी गई, अगर उनको मांगों को हल्के में लेते हैं तो ठीक नहीं होगा, प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। तो जाट समाज की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, कल जाट समाज रेलवे ट्रैक को जाम करेगा। साथ ही साथ अगर आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो इससे भी ज्यादा प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा। साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि फिलहाल अब तक वार्ता के लिए जाट समाज के पास कोई न्योता नहीं पहुंचा है। देखो, आंदोलन हम कर रहे हैं, अगर सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर जाट समाज ने कल 12 बजे अल्टीमेटम रेल रोकने का दे रखा है, रेल रोकेंगे। दूसरा अल्टीमेटम, चाहे हमको घर घर जैसे भिखारी भीख मांगता है, जाट समाज के युवाओं को घर घर जाके भीख मांगनी पड़े, बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट करेंगे, ये तो हमारे हाथ में है। और जयपुर में परिवहन मंत्री ने बस रुकवा डाली, बस का शीशा टूटा, नजर आने पर बस रुकवाई गई। जयपुर में भरतपुर जाते समय डिप्टी सीएम को टूटा हुआ बस दिखा जिसके शीशे टूटे हुए थे। लोक परिवहन बस का आगे से शीशा टूटा हुआ था। प्रेमचंद बैरवा की इस पे नजर पड़ी, उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा की चिंता जताई। बस संचालक को तुरंत ही शीशा बदलवाने के निर्देश भी दिए गए। तो उस बस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसका शीशा टूटा हुआ था आगे से और ये बस धड़ल्ले से रोड पर चल रही थी। जब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की नजर पड़ी इस बस पर तो उन्होंने तुरंत बस को रुकवाया क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा की चिंता हुई उन्हें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने चलती हुई बस को रुकवा दिया और उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि तुरंत से तुरंत इस शीशे को बदल दिया जाए क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, स्ट्रॉन्ग एक्शन डिप्टी सीएम की ओर से, चलती हुई बस को रुकवाकर तत्काल निर्देश दिए गए उनकी ओर से। बिल्कुल प्रियंका, जब से जो है डिप्टी सीएम साहब के पास में परिवहन मंत्रालय का पदभार आया है, आपने देखा होगा वो लगातार जो है वो
चाहे वो परिवहन के, चाहे रोडवेज का मामला हो, चाहे परिवहन से जुड़ा मामला, उसमें लगातार दिलचस्पी ले रहे। और ये तस्वीर एक बार फिर से साबित करती है, चूंकि वो अपने दौरे पर जा रहे थे भरतपुर और बीच रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई बस नजर आती है। आप देखिए कि उन्हें ड्राइवर की चिंता हुई कि टूटी हुई शीशे की बस लेकर जो है वो ड्राइवर जा रहा है। उन्होंने अपने काफिले को बीच में रुकवाया, बस को रुकवाया और जो यात्री हैं उनकी सकुशल उनकी जानकारी ली कि सारे जो यात्री हैं वो ठीक है। ड्राइवर को बोला कि इस गाड़ी के अंदर फौरन जो शीशा बदलवाया जाए और सभी यात्री इस बस में नहीं जाएंगे, ये सुनिश्चित करते हुए उन्होंने वहां पर आरटीओ को भी सूचित किया ताकि दूसरी बस की व्यवस्था हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, बड़ा जरूरी भी है कि इस तरीके से, क्योंकि वो न सिर्फ डिप्टी सीएम है बल्कि परिवहन मंत्री भी हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर शिक्षक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोर्ट में अटके हुए मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जल्द परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। बेरोजगार नेता समेत बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो कोर्ट में मामला अटका हुआ है, जिसे लेकर भर्तियां भी अटक चुकी हैं और इसी को लेकर यह प्रदर्शन सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अभ्यर्थियों की चिंता भी जायज है, अगर ऐसे ही कोर्ट में मामला चलता रहा तो भर्तियां कब तक अटकी रहेंगी? कोई पहुंचा है वहां, क्या समझाइश के लिए? देखिए, बिल्कुल अभी लगातार इनका प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। इसका परिणाम सितंबर 2023 में जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं होते होते मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में अटक गया, जिसके चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा अभ्यर्थियों को। और अभ्यर्थी जो है वो अपनी इन मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार मामले में एजी, डबल एजी वगैरह जो सरकार के वकील है वो पुख्ता कार्रवाई करे, पुख्ता अपनी बात कोर्ट में रखें, कोर्ट से राहत दिला करके उन्हें पोस्टिंग दिलाने की मांग है। जो परिणाम में योग्य अभ्यर्थी पाए गए हैं उन्हें पोस्टिंग दिलाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर चल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार ये अभ्यर्थी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर आज कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रदर्शन करके, घेराव करके वहां पर धरना देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन भी जारी। अब देखना है कि कब तक इनकी मांगों को सुना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। हर जिले में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर के लक्ष्मणगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ ने एकजुट होकर कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी करने की बात कही। वहीं विधायक मांगेलाल मीणा ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत करने की भी बात कही। तो वहीं अलवर में बीजेपी के समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक राजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर की गई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से विकास तेजी के साथ होने लगा है। देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। भाजपा महिला, किसान, गरीब और युवा वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की रफ्तार से काम कर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस समय वे राजस्थान के विधानसभा से बाहर हैं, लेकिन राजस्थान के विधानसभा में उनके नाम की चर्चा होती रहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने सरकार बनते ही सबसे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू किया है। कौन कार्यकर्ता कौन सा चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हम सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी ये हमारे आलाकमान तय करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ पर इकाइयाँ तैयार है, हमारे पन्ना प्रमुख तक तैयार है और आज इसीलिए हमको इस समन्वय समिति की बैठक में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 निश्चित तौर पर पुनः पूरा करेगी। सर, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलेगा? प्रधानमंत्री स्पष्ट बहुमत नहीं, अति स्पष्ट बहुमत, इस बार 400 पार। और जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर नकली गुटखा कंपनी पर कार्रवाई की गई है। नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन हुआ है। गुड़ा में फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने 20 लाख रुपए का सामान जब्त किया। मुख्य आरोपी रमेश बिश्नोई की तलाश जारी है, तो आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे कि मुख्य आरोपी रमेश बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया जा सके।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए आज मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलवाएंगे। हाईकोर्ट के नए सीजे एम श्रीवास्तव आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण करेंगे। सीजे की शपथ मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव लेंगे। कुछ ही समय में राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें शपथ दिलवाएंगे। और कठुमर के राजकीय बालिका महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक रमेश खिंची भी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने छात्रों को पुरस्कृत भी किया, साथ ही बच्चों को हमेशा नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया। वहीं विधायक ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि चंबल का पानी हमारे क्षेत्र में आएगा, 3 साल में सभी लोगों को पानी मिलेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यह आतंकी लगातार सक्रिय था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। तो सबसे बड़ी सूचना और बड़ी सफलता यहां पर मिली है पुलिस को, जहां पर आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ये आतंकी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय था। लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। कई घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है। कई आतंकी गतिविधियां भी इसकी ओर से की गई हैं और यहां पर बड़ी सफलता मिली है, जहां पर लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आतंकी से पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर कई खुलासे भी होंगे, कई और गिरफ्तारियां भी की जा सकती है, क्योंकि लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है जो लगातार जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहता था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से यह बड़ी गिरफ्तारी की गई है। रेलवे स्टेशन पर वो क्यों पहुंचा था, क्या मकसद था, क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश रचने की कोशिश उसकी ओर से की जा रही थी, किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब कुछ ही समय में एक एक करके सामने आएंगे, जैसे जैसे आतंकी से पूछताछ आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि फिलहाल आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, अब जो टीम है वो उससे पूछताछ करेगी। एक लंबी फहरिस्त होगी सवालों की, क्योंकि कई सारे सवाल लोगों के मन में भी है और इन सवालों के जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है कि अब तक इसने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है और लश्कर क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ये आतंकी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय था, जहां पर आए दिन आतंकी घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया और चप्पे चप्पे पर वहां पर सुरक्षा के लिए हमारे जवान भी तैनात रहते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आतंकी की दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी होती है तो सवाल और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि आखिर आतंकी दिल्ली में क्या कर रहा था, क्या दिल्ली में कोई घटना को अंजाम देने के फिराक में था यह आतंकी। ये तमाम बड़े सवाल हैं और इसी को लेकर अब आतंकी से पूछताछ की जाएगी, इसकी क्राइम हिस्ट्री भी खंगाली जाएगी कि अब तक इसने कितने घटनाओं को अंजाम दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। लश्कर का ये आतंकी बताया जा रहा है और इस आतंकी से अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर यह तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे लेकर आगे की ओर बढ़ रही है, क्योंकि आगे अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। अब देखना है कि कितने दिनों के लिए कोर्ट रिमांड पर सौंपती है, क्योंकि कई सारे सवाल होंगे जिसे लेकर आतंकी से पूछताछ की जानी है। तो भारत में नशे की खेप पहुंचाने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से अक्सर होती रहती है। इसी कड़ी में अनूपगढ़ जिले में एक खेत से करीब 5 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहा है, जहां पर हेरोइन की खेप बरामद की गई है। खेत से मिली 25 करोड़ की हेरोइन, किसान ने सुरक्षा एजेंसियों को दी खबर। पुलिस और बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब्त की हेरोइन। अनूपगढ़ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इस खेत से 6 पैकेट से करीब 5 किलो लावारिश हेरोइन मिली।
जिसे पुलिस और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जब्त कर लिया। साथ ही समेजा कोठी इलाके के गांव 44 PS में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हेरोइन होने की जानकारी खेत के मालिक किसान श्याम सिंह ने अधिकारियों को दी। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस और बीएसपी को पूरा शक है कि हेरोइन के पैकेट ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में तस्करी के मकसद से भेजे गए, लेकिन ये यहाँ स्थित तस्करों के हाथ लगते उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें जब्त कर लिया। 44 PS रोई के पास पहुंचे और वहां तलाशी ली तो 2 पैकेट वहां मिले। तो उन 2 पैकेट का हमने यानी बीएसएफ के अधिकारी भी आ गए थे, उनका वजन कराया तो लगभग 5 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 30-35 करोड़ के आसपास है। तो सर ये क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, किस तरह से हेरोइन यहाँ पहुंची है? मतलब दरअसल के बॉर्डर इलाके में जितने भी हेरोइन के जो केस हो रहे हैं वो ड्रोन ड्रॉपिंग है, तो ड्रोन से जब यानी वो ड्रॉप करके चल जाते हैं ना। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बहरहाल बीएसएफ और पुलिस इलाके में नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये पहला मामला नहीं जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन से भेजे गए मादक पदार्थों को पकड़ा न गया हो। कई तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। पुलिस और बीएसएफ लगातार उनके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अनूपगढ़ जिले से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।